आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में, आनुवंशिकता के बारे में, मेंडल के प्रयोगों के बारे में, नियमों के बारे में तथा मानव स्वास्थ्य, कुछ आनुवंशिक रोग और मानव के अंदर होने वाले रोग, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि से होने वाले रोगों के बारे में, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अपना पहला जो चैप्टर है आज वो है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, इसके अंदर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना है कि आनुवंशिकी विज्ञान, आनुवंशिकी शब्द जो है वो बैट्सन ने दिया था। किसने दिया था? बैट्सन ने। आनुवंशिकी जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? बैट्सन ने दिया था। और आनुवंशिकी का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद में बात करें, ये जो लाइनें हैं ना जो आपको हाईलाइट करके बताई जा रही है, सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेंडल के जो जो काम थे वो कई सालों बाद भुला दिए गए। इन कामों की पुनः जो खोज है वो कुछ वैज्ञानिकों ने की थी, जिसमें ह्यूगो डिवरीज, कॉल कॉरेंस और वॉन शेरमार्क, ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने मेंडल के भूले हुए कार्यों की पुनः खोज की थी। ह्यूगो डिवरीज ने, कॉल कॉरेंस ने और शेरमार्क ने इन तीन वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों की वापस से खोज की थी। मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधे का चुनाव किया था। कौन से पौधे का चुनाव किया था? मटर के पौधे का। मटर के पौधे का चुनाव उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उसको सरलता से क्या किया जा सकता था? उद्यान में उगाया जा सकता था। उद्यान मटर था वो उसका जीवन काल बहुत ही छोटा होता था। 1 साल के अंदर ही उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता था। जो मटर के पौधे थे वो बाइसेक्सुअल थे, द्विलिंगी थे। उनके अंदर स्वपरागण कराया जा सकता था और इनमें परपरागण भी हो सकता था। स्वपरागण और परपरागण दोनों करवाए जा सकते थे और इनके अंदर अनेक विपर्याशील लक्षण उपस्थित होते थे। इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो उसके बाद में बात करते हैं मेंडल ने कौन कौन से जो पौधे हैं जिनका चुनाव किया था, जिसके अंदर कौन कौन से लक्षण हैं जिनका चुनाव किया था। एक तो ऊंचाई का लक्षण, लंबेपन और बौनेपन का। फिर फूल के अंदर उसने देखा था कि वो शीर्षस्थ स्थिति पे हैं या कक्षीय स्थिति पे हैं, फूल की स्थिति। तीसरा फली का आकार और फली का रंग, ये 2 लक्षण थे जो फली से संबंधित थे, फली का आकार और फली का रंग। फली जो है वो संकुचित है या फुली हुई है, फली का जो रंग है वो पीला है या हरा है। और बीज से भी रिलेटेड 2 लक्षण थे, बीज का आकार और बीज का रंग। बीज का आकार और बीज का रंग, बीज का आकार जुरीदार और गोल और बीज का जो रंग है वो हरा और पीला। इसी तरह से बीज कवच का रंग सफ़ेद और धूसर ग्रे रंग का। ये 7 लक्षण लिए थे मेंडल ने, 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था, जिसमें यहाँ पे आपको याद रखना है, एक तो फली का रंग, फली का जो रंग है वो पीला रंग अप्रभावी होता है। पीला रंग क्या होता है? अप्रभावी होता है। फली के अंदर पीला रंग अप्रभावी होता है, लेकिन बीज के अंदर जो पीला रंग है वो प्रभावी होता है। फली के अंदर हरा रंग जो है वो प्रभावी होता है, लेकिन बीज के अंदर हरा रंग जो है वो अप्रभावी होता है। ये पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना आप। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो मेंडल ने जो एकल संकर क्रॉस करवाया था उसका जो अनुपात था वो लक्षण प्रारूप का अनुपात 3:1 था तथा जीनी प्रारूप का जो अनुपात था वो 1:2 था। लक्षण प्रारूप का जो अनुपात है वो 3:1 था तथा जीनी प्रारूप का अनुपात 1:2:1 था। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट द्विसंकर क्रॉस, जिसमें 2 लक्षणों की वंशागतिकी का अध्ययन किया गया था। इसके अंदर जो जीनी प्रारूप है उस जीनी प्रारूप का जो अनुपात था, लक्षण प्रारूप का जो अनुपात था वो 9:3:1 था तथा जीनी प्रारूप का जो अनुपात था वो 122:412:121 था। 122:412:121 ये क्या था? जीनी प्रारूप का अनुपात। और लक्षण प्रारूप का जो अनुपात था वो 9:3:1 था। इसके बाद में मेंडल ने कुछ नियम दिए थे, जिसमें प्रभाविता का नियम, ये एकल संकर क्रॉस पर आधारित था। प्रभाविता का नियम
दूसरा जो नियम दिया था वो दिया था विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये भी जो था वो एकल संकर क्रॉस पर आधारित था। उसके बाद में जो तीसरा नियम दिया गया था वो था मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये जो नियम दिया गया था वो द्विसंकर क्रॉस पर आधारित था, द्विसंकर क्रॉस पर आधारित था मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो रिवर्स क्रॉस के बारे में बात करें। रिवर्स क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप क्रॉस, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की बात करें तो प्रतीप क्रॉस या रिवर्स क्रॉस का मतलब होता है, रिवर्स क्रॉस का मतलब होता है कि एक जो F1 पीढ़ी आपको प्राप्त होती है उस F1 पीढ़ी का वापस से किसी एक जनक के साथ क्या करवाना, संकरण कराना, किसी एक जनक के साथ क्या कराना, संकरण कराना दोनों जनकों में से। अगर आप F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली संतति का संकरण किसी अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं, उनके अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। और अगर प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। तो टेस्ट क्रॉस जो होता है वो ये पता करने के लिए होता है कि जो इसके जनक हैं वो समयुग्मजी थे या विषम युग्मजी थे, ये पता करने के लिए किया जाता है, जिसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इसके अलावा प्रभावी जनक के साथ अगर F1 पीढ़ी का संकरण करवाते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है F1 पीढ़ी का किसी भी जनक के साथ करवाना बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस के दो प्रकार होते हैं, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होता है, अप्रभावी जनक के साथ संकरण करवाया जाता है, और आउट क्रॉस के अंदर क्या होता है, प्रभावी जनक के साथ संकरण करवाया जाता है। नेक्स्ट बात करें सहप्रभाविता के बारे में। सहप्रभाविता के अंदर क्या होता है, सहप्रभाविता के अंदर दोनों जो जीन होती हैं युग्म विकल्पी जोड़े के अंदर दोनों जो जीन होती हैं प्रभावी और अप्रभावी, वो दोनों समान रूप से लक्षण प्रकट करती हैं, इसको बोलते हैं सहप्रभाविता। जैसे मवेशियों में त्वचा का रंग, मवेशियों के अंदर त्वचा का जो रंग है वो कैसा होता है, चितकबरा होता है। कैसा होता है, चितकबरा होता है। एक होता है व्युत्क्रम क्रॉस। व्युत्क्रम क्रॉस का मतलब इसमें जनक के लिंग जो है वो बदल देते हैं। व्युत्क्रम क्रॉस में रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर क्या होता है, जनकों के जो लिंग हैं वो आपस में बदल दिए जाते हैं। फिर बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता जो है वो गुलबास के अंदर, क्लॉक नामक पौधे के अंदर, या मिराबिलिस जलापा या स्नैपड्रैगन, इन पौधों के अंदर क्या पाई जाती है, अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता दोनों का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। 1:2:1, 1:2:1। ये दोनों का जो अनुपात है, लक्षण प्रारूप का जो अनुपात है वो होता है 1:2:1। अपूर्ण प्रभाविता हो चाहे वो पूर्ण प्रभाविता हो। तो अपूर्ण प्रभाविता स्नैपड्रैगन के अंदर हो गई, गुलबास के अंदर, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock के अंदर हो गई। इसके अंदर जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। इसी तरह से मवेशियों की त्वचा का रंग जो है वो भी चितकबरा होता है, इसमें सहप्रभाविता होती है, इसमें भी जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। उसके बाद में बात करें मल्टीपल अलील्स, बहुविकल्पी अलील्स, मल्टीपल अलील्स। मानव के अंदर जो रक्त समूह की जो वंशागति है वो भी मल्टीपल अलील्स के कारण होती हैं, रक्त समूह की वंशागति। फिर बात करें घातक जीन। घातक जीन जो हैं वो कनोट नाम के वैज्ञानिक ने चूहे के अंदर शारीरिक रंग की एक जीन खोजी थी। वो जो जीन है जब समयुग्मजी अवस्था में किसी जीव के अंदर आ जाती थी तो उस जीन को बोलते थे घातक जीन, और वो जीन अगर किसी जीव के अंदर आ जाती थी तो वो जीव जो है वो मर जाते थे। तो इसका जो अनुपात होता था वो 2:1 होता था। घातक जीन का जो अनुपात है वो कितना होता है, 2:1 होता है। वाई जो जीन, उसके बाद में बात करें घातक जीन केवल समयुग्मजी अवस्था में ही घातक होती हैं, अप्रभावी घातक जीन कहलाती हैं। जो घातक जीन केवल समयुग्मजी स्थिति में ही घातक होती है उसको अप्रभावी घातक जीन बोलते हैं, और प्रभावी घातक जीन जो है वो विषम युग्मजी स्थिति में भी क्या हो सकती है, घातक हो सकती है। उसके बाद में बात करते हैं
बहुप्रभाविता का मतलब होता है एक जीन जो है वो एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण करती हैं, उसे बोलते हैं बहुप्रभावी जीन। जैसे कि ड्रोसोफिला के अंदर आँखों का जो रंग है, ड्रोसोफिला की आँखों का रंग को निर्धारित करने वाली जो जीन होती है वो बहुप्रभावी जीन होती हैं। इसी तरह से सिकल सेल एनीमिया भी जो एक बहुप्रभाविता का उदाहरण है। सिकल सेल एनीमिया बहुप्रभाविता का उदाहरण है। उसके बाद बात करें बहुजीनी वंशागति, यानी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक से ज़्यादा जीन काम करती हैं। जैसे कि मानव में त्वचा का रंग, गेहूं के दानों का रंग, ये बहुजीनी वंशागति के उदाहरण हैं। मानव में त्वचा का रंग और गेहूं के दानों का रंग जो है वो बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। इस बहुजीनी वंशागतिकी का जो अनुपात होता है वो होता है 1:4:6:4:1, 1:4:6:4:1। ये जो होता है वो क्या होता है, बहु प्रभाविता का लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है। 1 लाल, 4 गहरे गुलाबी, 6 गुलाबी, 4 हल्के गुलाबी और 1 सफ़ेद। नेक्स्ट बात करें हम, अगला चैप्टर है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ। गुणसूत्रों के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं और उनकी वजह से कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हॉपमिस्टर नाम के बंदे ने गुणसूत्रों को ट्रेडेंस किया कि परागकण मात्र कोशिका के अंदर देखा था। सबसे पहले गुणसूत्रों को किसने देखा था? हॉपमिस्टर ने ट्रेडेंस्किया नामक पादप के परागकण मात्र कोशिका के अंदर देखा था। फिर वॉल्डेयर ने इनको गुणसूत्र नाम दिया था। तो गुणसूत्रों की खोज वॉल्डेयर ने की थी। किसने की थी? वॉल्डेयर ने। इसका सर्वप्रथम वर्णन स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। इसका वर्णन किया था। और सटन और बोवेरी ने क्या किया था? गुणसूत्रों के अनुवांशिक कण मौजूद रहते हैं, इस परिकल्पना थ्योरी को उन्होंने दिया था। सटन और बोवेरी ने गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। सटन और बोवेरी ने दिया था। हॉपमिस्टर ने सबसे पहले गुणसूत्रों को ट्रेडेंस्किया पौधे की परागकण मात्र कोशिकाओं में देखा। वॉल्डेयर ने इन संरचनाओं को गुणसूत्र नाम दिया। स्ट्रॉसबर्गर ने सर्वप्रथम इसका वर्णन किया। सटन और बोवेरी ने गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। अब गुणसूत्र के कुछ प्रकार हैं, जिसमें वायरल गुणसूत्र हैं, प्रोकैरियोट गुणसूत्र हैं और यूकैरियोट गुणसूत्र हैं। वायरल गुणसूत्र क्या होते हैं? ये सभी तरह के वायरसों में एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। कितने भी वायरस हो, कोई भी वायरस हो, सब वायरस के अंदर केवल कितना गुणसूत्र पाया जाता है? एक गुणसूत्र पाया जाता है। रासायनिक रूप से इसमें डीएनए या आरएनए हो सकता है। रासायनिक रूप से इस गुणसूत्र के अंदर डीएनए या आरएनए हो सकता है। बैक्टीरियोफेज के गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है। जो बैक्टीरियोफेज है, जीवाणुभोजी है, उसके गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है। और वो जो डीएनए है वो रेखिक हो सकता है या वर्ताकार भी हो सकता है। अधिकांश जंतु वायरस एवं तंबाकू मोज़ेक वायरस आदि में एकल श्रृंखला वाला आरएनए अणु होता है। तो एक तो जितने भी जंतु वायरस होते हैं, जंतु वायरसों के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, तथा टीएमवी जो मोज़ेक वायरस है, तंबाकू मोज़ेक वायरस, उसके अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। ये गुणसूत्र प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन के खोल कैप्सिड के अंदर पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों के ऊपर प्रोटीन का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है, जिसे कैप्सिड का आवरण बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र, प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु के अंदर गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है। प्रोकैरियोट के अंदर जो गुणसूत्र होता है उसकी संख्या भी कितनी होती है? एक होती है। फिर है यूकैरियोटिक गुणसूत्र। ये यूकैरियोट्स के अंदर पादप, जंतु और कवक के अंदर गुणसूत्र के केंद्रक के भीतर पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर होते हैं, कोशिका के केंद्रक के अंदर उपस्थित होते हैं। इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो है वो ये 2 से लेकर कई तक होती है। 2 गुणसूत्र होते हैं निमेटोड्स के अंदर, और कई सारों के अंदर 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं दैहिक और लिंग गुणसूत्रों के बारे में। पुरुषों के अंदर 2 जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र का काम करते हैं, एक्स और वाई। 2 गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र जो छोटा होता है और दूसरा होता है बड़ा। छोटा जो गुणसूत्र है वो एक्स होता है और बड़ा गुणसूत्र जो है वो क्या होता है? वाई होता है। एक्स छोटा गुणसूत्र होता है और वाई गुणसूत्र जो है वो क्या होता है? बड़ा होता है।
इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं मानव गुणसूत्रीय विकृतियाँ। मानव गुणसूत्रीय विकृतियाँ, तो इसमें सबसे पहली है ऑटोसोमल विकृतियाँ। ऑटोसोमल विकृतियाँ कायिक असामान्यताएं, कायिक विकृति, जिसमें सबसे पहला है मंगोलिज्म, या इसका दूसरा नाम है डाउन सिंड्रोम। मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के अंदर 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम? 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। तो मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आ जाने की वजह से, ट्राइसोमी की वजह से व्यक्ति के अंदर, उस शिशु के अंदर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो 18वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आ जाने के कारण होता है। उसके बाद में बात करते हैं क्राइडू-चैट। क्राइडू-चैट जो है वो क्रोमोसोम संख्या 5 की एक छोटी सी भुजा का क्या हो जाता है? विलोपन हो जाता है। तो क्रोमोसोम नंबर 5 की भुजा का विलोपन होने से क्राइडू-चैट नाम की डिजीज हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं लिंग गुणसूत्र से संबंधित असामान्यताएं। लिंग गुणसूत्र से संबंधित कुछ असामान्यताएं हैं, उनके बारे में बात करें तो सबसे है पहला है टर्नर सिंड्रोम। ये हमेशा एक महिला को होती हैं। एक एक्स क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या 45 हो जाती है। 44 प्लस XO हो जाता है। इसे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम हमेशा महिलाओं में होता है। एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 44 प्लस XO वाली कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो पुरुषों के अंदर होता है। एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 47, 48 या 49 हो जाती है। 47, 48 या 49 हो जाता है। एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। एक एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 44 प्लस XXY हो सकता है, 44 प्लस XXXY हो सकता है, 44 प्लस XXXXY हो सकता है, 44 प्लस 2X और 2Y हो सकते हैं, 44 प्लस 3X और 2Y हो सकते हैं। तो 47, 48, 49 क्रोमोसोम इनके अंदर हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बाद में बात करते हैं लिंकेज के बारे में, सहलग्नता के बारे में। सहलग्नता की खोज जो है वो किसने की थी? सटन नाम के वैज्ञानिक ने सहलग्नता की खोज की थी। सहलग्नता की खोज किसने की थी? सटन ने की थी। बेटसन और पन्नेट ने मीठे मटर के अंदर लेथेरस ओडोराइटस के अंदर सहलग्नी जीनों के बारे में बताया था। तो यहाँ पे याद रखना आपको, सहलग्नता की जो खोज है वो किसने की थी? सटन नाम के वैज्ञानिक ने। बेटसन और पन्नेट ने क्या किया था? मीठे मटर के अंदर लेथेरस ओडोराइटस के अंदर सहलग्नता के बारे में, सहलग्नी जीनों के बारे में बताया था। यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना, सहलग्नता जो शब्द है ना, सहलग्नता जो शब्द है ना, वो दिया था मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर काम किया था और इसने सहलग्नता शब्द दिया था। सहलग्नता शब्द किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। तो सहलग्नता की खोज जो है वो सटन ने की थी। सहलग्नता की खोज किसने की थी? सटन ने की थी। सहलग्नता की जो बारे में, संलग्नी जीनों के बारे में बेटसन और पन्नेट ने लेथेरस ओडोराइटस यानी मीठी मीटर के अंदर बताया था। सहलग्नता की जो शब्द है, यहाँ पे याद रखना, सहलग्नता जो शब्द है वो किसने दिया था? मॉर्गन ने सहलग्नता शब्द दिया था ड्रोसोफिला के अंदर काम करते हुए। उन्होंने बताया था कि जो सहलग्नी जो जीन के जो लक्षण होते हैं, सहलग्नी जीनों के जो लक्षण होते हैं, वो जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ जाते हैं और उन गुणसूत्रों पर स्थित जीनों का स्वतंत्र अपव्यवहन नहीं होता है। तो सहलग्नी जीनों के जो लक्षण हैं वो सदैव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं और उनका कोई भी स्वतंत्र अपव्यवहन नहीं होता है। वो लक्षण दोनों एक साथ जाते हैं एक जीव से दूसरे जीव के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं सहलग्नता का जो अनुपात है वो कितना होता है। सहलग्नता का जो अनुपात है वो 7:1:1:7 जो है वो प्राप्त होता है।
संलग्नता के अनुपात के रूप में। फिर बात करते हैं जीन विनिमय। जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर, बेटसन और पन्नेट ने इसके बारे में बताया था। जीन विनिमय के बारे में बेटसन और पन्नेट ने। जीन विनिमय एक परिघटना है जिसमें समजात गुणसूत्रों के असमजात अर्ध गुणसूत्रों के मध्य जीनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। समजात गुणसूत्रों के असमजात अर्ध गुणसूत्रों के मध्य जीनों का आदान प्रदान होता है जीन विनिमय के अंदर, क्रॉसिंग ओवर के अंदर। क्रॉसिंग ओवर जो होता है युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर पैकेटिन अवस्था के अंदर होता है। क्रॉसिंग ओवर जो है वो अर्धसूत्री विभाजन की अर्धसूत्री प्रथम की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर पैकेटिन अवस्था के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर के कारण काइज़मेटा का निर्माण होता है। क्रॉसिंग ओवर के कारण पैकेटिन अवस्था के अंदर काइज़मेटा का निर्माण होता है और इसी क्रॉसिंग ओवर से क्या बनते हैं, नए संयोग बनते हैं। उसके बाद में बात करें तो लिंग संलग्न वंशागति में लिंग गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन होती हैं वो जीन जो हैं वो कुछ लक्षणों को लेकर जाती है, जिसमें एक रोग उत्पन्न होता है वर्णांधता में जो रोगी होता है वो हरे और लाल रंग के अंदर भेद नहीं कर पाता है। वर्णांधता के अंदर लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। मनुष्य के अंदर एक्स रंग गुणसूत्र पर जो कॉर्न्स होती हैं उन कॉर्न्स को बनाने वाली जीन पाई जाती हैं। मानव के अंदर जो कोण है, कुछ जो आँख के अंदर जो रंगा कोशिकाएं होती है, जो कॉर्न्स बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, शंकु बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती हैं। इसी वजह से क्या होता है, वर्णांधता नाम का एक रोग होता है। अब इस रोग के अंदर जब स्त्री में दोनों एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, इस वजह से स्त्री इस रोग से पीड़ित नहीं होती हैं। यह केवल वाहक की भूमिका निभाती है। ये क्या करती है, केवल वाहक की भूमिका निभाती हैं, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोमी पर ही उसके जो लक्षण हैं वो होते हैं, वही दूसरे पर नहीं होते हैं, इसलिए केवल ये वाहक की भूमिका निभाती हैं। जबकि वही एक्स क्रोमोसोम जो जिस पे वो जीन है वो अगर उस किसी लड़के के अंदर जाता है तो उस लड़के के अंदर वो रोग हो जाएगा। अब बात करें इसके अंदर तो इसमें बात करें तो जो वर्णांध स्त्री है, वर्णांध जो स्त्री होती है, उस वर्णांध स्त्री का जो पिता है वो सदैव ही वर्णांध होता है तथा माता जो होती है रोग वाहक होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक पुरुष है जिसके अंदर जो ये एक महिला है और ये उसका पति है। इसके अंदर ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, वर्णांधता की जीन है। इस एक्स क्रोमोसोम पे भी वर्णांधता की जीन है। जब ये दोनों एक्स मिलते हैं तो ये जो लड़की पैदा होती है जिसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर वर्णांधता वाली जीन है, तो ये जो जीन जो है वाली जो लड़की है वो वर्णांध होती है। तो वर्णांध जो स्त्री है, इस वर्णांध स्त्री की जो माँ है वो वाहक है और वर्णांध स्त्री का जो पिता है वो क्या होता है, वर्णांध होता है। दूसरा पॉइंट जिसमें बात करें तो वर्णांध स्त्रियों के जो पिता हैं, पुत्र जो होते हैं वो वर्णांध होते हैं। यदि वर्णांध स्त्रियों के पति भी वर्णांध है तब उनकी पुत्रियां भी वर्णांध होगी। और वर्णांधता की स्थिति में सामान्य दृष्टि वाली पुत्रियां से उत्पन्न लड़कों में आधे सामान्य दृष्टि वाले और आधे जो होते हैं वो वर्णांध होते हैं। वर्णांध पिता की सामान्य दृष्टि वाली पुत्रियों में से उत्पन्न जो लड़के होते हैं उनके अंदर आधे जो होते हैं वो सामान्य दृष्टि वाले होते हैं और आधे क्या होते हैं, वर्णांध होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हीमोफीलिया जो रोग है वो रक्त स्कंदन कारक बनने वाली जो कोशिकाएं हैं वो संदमित हो जाती है। रक्त स्कंदन कारक का निर्माण नहीं होता है, जिससे रक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बह जाता है। तो ये हीमोफीलिया जो रोग है वो केवल पुरुषों के अंदर ही होती है। स्त्रियाँ इस रोग की क्या होती है, वाहक होती है। रानी जो विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, वो इस रोग की क्या थी, वाहक थी। उनको कौन सा रोग था, हीमोफीलिया नामक एक रोग था।
उसके बाद में बात करें इस रोग के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के छठे अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वेलाइन अमीनो अम्ल आ जाता है। तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन श्रृंखला के हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला, बीटा श्रृंखला का छठा अमीनो अम्ल, उसमें ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वेलाइन आ जाता है और आरबीसी का जो आकार है वो हंसियाकार हो जाता है। ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो रुक जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है। इससे कौन सा रोग होता है, जो है सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। सॉरी, हीमोफीलिया नहीं है, सिकल सेल एनीमिया। ये कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया रोग है। सिकल सेल एनीमिया जो है वो रोग होता है, ऑटोसोमल रोग है। ये कैसा रोग है, ऑटोसोमल रोग है। उसके बाद में बात करें फिनाइल कीटोनीरिया एक अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी विकार है। सिकल सेल एनीमिया का एक पॉइंट है वो देख लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में जो विषम युग्मजीव व्यक्तियों में मलेरिया का प्रभाव कम होता है। जिन व्यक्तियों को सिकल सेल एनीमिया होता है उन लोगों के अंदर मलेरिया नहीं होता है, क्योंकि दोषपूर्ण जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर मलेरिया परजीवी जो है वो पनप नहीं पाता है। अब बात करते हैं फिनाइल कीटोनीरिया जो है वो अलिंग गुणसूत्र का अप्रभावी विकार है। इसमें क्या होता है, इससे पीड़ित व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में अपचेद करने वाले फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है। फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने वाले एंजाइम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या है, फिनाइल एलेनिन जो है वो एकत्र हो जाता है और फिनाइल एलेनिन जो है वो पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, जिसकी वजह से मूत्र के साथ ये उत्सर्जित होने लगते हैं और इस रोग को क्या कहा जाता है, फिनाइल कीटोनूरिया कहा जाता है। तो इसके कुछ प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। मानव के अंदर अलिंग गुणसूत्र 44 होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कौन सी बीमारी जो है वो अलिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है? अलिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण ट्रिपल फीमेल नहीं, डाउन सिंड्रोम जो रोग है वो अलिंग गुणसूत्रों से संबंधित होता है। जो टर्नर सिंड्रोम में उसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स या वाई क्रोमोसोम जो होते हैं वो कम या ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ट्रिपल फीमेल के अंदर भी क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। उसके बाद में एक सामान्य स्त्री और वर्णांध पिता के जो संतानें होती हैं, वर्णांध पिता की जो संतानें होती हैं वो कैसी होगी? इसमें जो लड़कियां होती हैं वो लड़कियां जो है वो वाहक होती है। लड़कियां क्या होती हैं? वाहक होती है, जबकि लड़के क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। उसके बाद में बात कर रहे हैं टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। लिंग संलग्न रोग कौन सा है? लिंग संलग्न के अंदर बात करें तो हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। उसके बाद में बात करते हैं हीमोफीलिया से पीड़ित पिता और रोगी की वाहक जो माता है उनकी संतान कैसी होगी? तो पीड़ित पिता है और वाहक माता है। तो पीड़ित पिता से तो आपको पता है कि एक्स क्रोमोसोम जो जाएगा उसके ऊपर जो जीन होगा वो तो होगा ही। फिर माता जो है वो वाहक है, अगर वाहक है तो उसका सामान्य एक्स क्रोमोसोम आए तो वाहक संतति। तो जो आधी लड़कियां हैं वो वाहक होगी और आधी लड़कियां जो हैं वो हीमोफिलिक होगी। आधी लड़कियां जो हैं वो वाहक होगी और आधी लड़कियां जो है वो हीमोफिलिक होगी। और लड़कों के बारे में बात करें तो लड़के जो होते हैं वो वाई क्रोमोसोम और वाहक, आधे लड़के जो वाहक हैं और आधे लड़के जो हैं वो हीमोफिलिक होते हैं। आधे लड़के जो हैं वो सामान्य होते हैं और आधे लड़के जो हैं वो हीमोफिलिक होते हैं। छठे में अ आएगा। उसके बाद में बात करते हैं जीनों का एक समूह जो है वो संलग्नता प्रदर्शित करता है जब वे क्या करते हैं? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा रिकॉम्बिनेशन को दर्शाते हैं, पुनर्युगजी रिकॉम्बिनेशन को दर्शाते हैं, तब वे क्या प्रदर्शित करते हैं? संलग्नता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में 8वें का बात करें तो जो पुनर्संयोजन होता है, जीन विनिमय जो होता है वो
समजात गुणसूत्रों के नॉन असमजात अर्ध गुणसूत्रों के बीच में होता है। समजात गुणसूत्रों के असमजात अर्ध गुणसूत्रों के मध्य होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो रोग है वो, इसमें कौन से एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है? फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। फिनॉल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। उसके बाद में बात करें, सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक ऑटोसोमल रोग है। ऑटोसोमल रोग है सिकल सेल एनीमिया, एक ऑटोसोमी जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। उसके बाद बात करते हैं उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में बात करें, उत्परिवर्तन जो शब्द है वो ह्यूगो डिवरीज ने दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डिवरीज ने उत्परिवर्तन शब्द दिया था। ह्यूगो डिवरीज ने प्रिमरोज आइनोथोरा लेमार्किया नामक पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। ह्यूगो डिवरीज ने उत्परिवर्तन की खोज किस पौधे के अंदर? आइनोथोरा लेमार्किया नामक पौधे के अंदर खोज की थी। अब जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, दो प्रकार का उत्परिवर्तन होता है, जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, अब इसके अंदर कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें पहला जैसे कि बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है? नाइट्रोजन क्षारक का जो अनुक्रम है वो बदल जाता है। नाइट्रोजन क्षारक का अनुक्रम जो है वो बदल जाता है। तो बिंदु उत्परिवर्तन के अंदर जो हैं वो कई प्रकार होते हैं, जिसमें पहला जैसे कि ट्रांजिशन संक्रमण। इसमें क्या होता है? इस उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन क्षारक दूसरे प्यूरिन क्षारक से या एक पिरिमिडिन क्षारक दूसरे पिरिमिडिन क्षारक से प्रतिस्थापित हो जाता है। ट्रांजिशन में प्यूरिन का प्यूरिन से या पायरिमिडिन का पायरिमिडिन से क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है। दूसरा होता है अनुपथन, ट्रांसवर्जन। इस जीन उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन का पिरिमिडिन से या फिर इसका उल्टा, पिरिमिडिन का एक प्यूरिन से क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है। इसको ट्रांसवर्जन बोलते हैं। तो प्यूरिन्स का पायरिमिडिन से या पायरिमिडिन का प्यूरिन से क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है। इसको अनुपतन या ट्रांसवर्जन कहा जाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है? किसी एक न्यूक्लियोटाइड की हानि ये से पूरे जीन के पढ़ने का जो क्रम है वो बदल जाता है। केवल एक क्षार युग्म के एक क्षारक के जुड़ने या घटने की वजह से, हटने की वजह से पूरा पढ़ने का जो तरीका है वो बदल जाता है। उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। उसके बाद में बात करें अपार्थक, अपर्यायक या मिशंस। इसमें क्या होता है? जो सार होता है उस सार के प्रतिस्थापन के परिणाम स्वरूप आनुवंशिक कोड में परिवर्तन से एक दूसरा अमीनो अम्ल जुड़ जाता है। अमीनो अम्ल चेंज हो जाता है और अमीनो अम्ल के चेंज होने से सिकल सेल एनीमिया है जो रोग है वो उत्पन्न हो जाता है अपर्याय के कारण, मिसेंस के कारण। उसके बाद में बात करें नीक या साइलेंट। इसमें क्या होता है? जीन परिवर्तन में न्यूक्लियोटाइड में कोई भी परिवर्तन लक्षण प्रारूप में कोई भी परिवर्तन नहीं करता। न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होगा लेकिन फिर भी लक्षण प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको साइलेंट बोलते हैं या नीक बोलते हैं। इसी तरह से निरर्थक में क्या होता है? इस आनुवंशिक कोड इस प्रकार परिवर्तित होता है कि आधे रास्ते में ही निरोधक कोड उत्पन्न हो जाता है और कोई प्रोटीन उत्पन्न नहीं होता है। निरर्थक में क्या हो जाता है? नॉनसेंस कोड उत्पन्न हो जाता है और जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। प्रोटीन संश्लेषण क्या हो जाता है? रुक जाता है। UAA एक निरर्थक कोडॉन होता है। उसके बाद में बात करते हैं, मुलर नाम के बंदे ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्स किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया था। मुलर नाम के वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला पर एक्स किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया था। ये जो एक्स किरणें हैं वो उत्परिवर्तजन की तरह काम करती हैं, म्यूटाजेन की तरह काम करती है, जो उत्परिवर्तन कराते हैं, जिसमें सामान्य अल्ट्रावायलेट रे है, अल्फा बीटा गामा किरणें हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं। ये सब क्या होते हैं? भौतिक कारक होते हैं। कुछ केमिकल कारक भी होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड गैस हैं, एक्टिनोमाइसिन डी गैस है। मस्टर्ड गैस और एक्टिनोमाइसिन डी गैसेज जो हैं वो रासायनिक उत्परिवर्तन होते हैं। ताप वृद्धि उत्परिवर्तन की दर को बढ़ाती है। ताप वृद्धि जो है वो क्या बढ़ाती है? उत्परिवर्तन की दर को बढ़ाती है। उसके बाद में बात करते हैं गुणसूत्रीय परिवर्तन।
गुणसूत्रों में परिवर्तन में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है या फिर गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता है। अगर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, यदि गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी, 3 गुनी या अनेक गुनी हो जाती है तो उसे पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। इसमें आता है सुगुणिता। सुगुणिता में क्या होता है, गुणसूत्रों का समुच्चय जो है वो बढ़ जाता है, 2 गुना या 3 गुना हो जाते हैं, उसको सुगुणिता बोलते हैं। इसके अंदर त्रिगुणित हो सकता है, त्रिगुणित, चतुर्गुणित या बहुगुणित हो सकता है। तो बहुगुणिता को संदमित करने वाला एक रसायन है कॉल्चिचिन। कॉल्चिचिन जो है वो इसको प्रेरित करता है बहुगुणिता को क्या करता है, प्रेरित करता है। कॉल्चिचिन नाम का रसायन जो है वो बहुगुणिता को प्रेरित करता है। यह रसायन कोशिका विभाजन में बनने वाली तर्कुतंतु या स्पिंडल फाइबर को तोड़ देता है, जिससे गुणसूत्रों का ध्रुवों की ओर गमन नहीं होता है, और जिसकी वजह से बहुगुणिता उत्पन्न हो जाती है। बहुगुणिता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ये जो कॉल्चिचिन है वो क्या करता है, कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतु को शिथिल बनाकर उसे तोड़ देता है, तर्कुतंतुओं को तोड़ने का काम करता है, जिससे बहुगुणिता उत्पन्न होती है कॉल्चिचिन। उसके बाद में बात करें ट्रिटिकल जो है वो गेहूं और राई से बनाई गई एक मानव निर्मित पहली परगुणित फसल है। ट्रिटिकल गेहूं और राई से बनाई गई पहली मानव निर्मित परगुणित फसल है। फिर है असुगुणिता। असुगुणिता के अंदर क्या हो जाता है कि गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाती है, गुणसूत्रों के सेट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं असुगुणिता। असुगुणिता इसमें 2 प्रकार का है, अधोगुणिता और अधिगुणिता। अधोगुणिता का मतलब होता है गुणसूत्रों की संख्या में कम होना, एक गुणसूत्र कम होना। अधिगुणिता का मतलब एक क्रोमोसोम का बढ़ जाना। अब अधोगुणिता के अंदर यानी एक न्यून सूत्रता, एक का कमी होना। द्विन्यून सूत्रता मतलब 2 की कमी होना। एक अधिसूत्री या ट्राइसोमी मतलब 1 का ज़्यादा होना, जिसमें डाउन सिंड्रोम है ट्राइसोमी के वजह से, और 2 का अधिक होना यानी टेट्रासोमी, उसको क्या बोलते हैं, टेट्रासोमी। फिर बात करते हैं गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, जिसमें पहली आती है विलोपन। विलोपन में क्या होता है, गुणसूत्र के बड़े या छोटे भाग के किसी खंड का विलोप हो जाता है, विलोपन हो जाता है। अंतस्थ भाग में क्या आ जाती है, कमी हो जाती है, कोई भाग, शीर्ष भाग जो है वो टूटकर अलग हो जाता है, तो इसे अंतस्थहीनता कहते हैं। और बीच वाला भाग टूटकर अलग हो जाता है, अंतर्वेशी भाग टूटकर अलग हो जाता है, तो अंतरालीहीनता कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। किसी गुणसूत्र का कोई सिरा उसी गुणसूत्र के किसी दूसरे सिरे से जाकर जुड़ जाता है, या किसी अन्य असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाता है, तो उसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं प्रतिलोमन व्युत्क्रम। प्रतिलोमन व्युत्क्रम का मतलब होता है गुणसूत्र का एक भाग उल्टे क्रम में व्यवस्थित हो जाता है, उल्टे क्रम में व्यवस्थित हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं अनुवांशिक कूट के बारे में। अनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड के बारे में। प्रोटीनों के संश्लेषण की सूचना डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों के एक अनुक्रम में विद्यमान होती है। प्रोटीन संश्लेषण की सूचना डीएनए के में उपस्थित न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम में विद्यमान होती है। ये जो निटेनबर्ग और निटेनबर्ग और ओशो ने इन अनुवांशिक कोटों की खोज की थी। निटेनबर्ग और ओशो ने अनुवांशिक कोट की क्या की थी, खोज की थी। डीएनए के खंड जिनको पूरी पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोडन उपलब्ध हो तो उसे सिस्ट्रॉन कहा जाता है। डीएनए के खंड जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है उसको क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं इन अनुवांशिक कूट के कुछ लक्षण हैं। अनुवांशिक कूट के कुछ लक्षण में जिनमें ट्रिपलेट, अनुवांशिक जीन कोड का एक ट्रिपलेट होता है। अनुवांशिक कूट क्या होता है, ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जाते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनमें विशेष अमीनो अम्ल की संश्लेषण की सूचना होती है। जेनेटिक कोड जो होते हैं वो सुस्पष्ट होते हैं, क्या होते हैं, सुस्पष्ट होते हैं। विशेष कोडोन केवल एक विशेष अमीनो अम्ल को ही क्या करता है, कोडित करता है। दूसरा जो जीनी कोड जो है, अनुवांशिक कोड जो है वो अल्प विराम रहित होते हैं, अल्प विराम रहित होते हैं, कॉमा लेस, नॉन ओवरलैप होते हैं, कॉमा लेस और नॉन ओवरलैप होते हैं, अर्थात इन्हें लगातार पढ़ा जाता है शुरू से लेकर अंत तक। ये डीजनरेटेड होते हैं, हर्षित होते हैं, डीजनरेटेड होते हैं। उसके बाद में बात करें इनके अंदर एक अमीनो अम्ल के लिए कोडोन के
पहले दो बेस उभयनिष्ठ और तीसरा बदलता रहता है, इसे वोबेल परिकल्पना कहते हैं। किसी एक ही अमीनो अम्ल के कोडॉन के लिए दो बेस जो है वो उभयनिष्ठ होते हैं और तीसरा बदलता रहता है, इसे वोबेल परिकल्पना कहते हैं। दो सेम होंगे, तीसरा बदल जाएगा, फिर भी वो एक ही अमीनो अम्ल जो है वो बनता रहेगा, इसे वोबेल परिकल्पना कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण हेतु अनुवांशिक कोड mRNA से पढ़ा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए के दौरान जो अनुवांशिक कोड है वो mRNA से पढ़ा जाता है। किससे पढ़ा जाता है? mRNA से पढ़ा जाता है। AUG कोड जो है वो स्टार्टिंग कोडॉन होता है, प्रारंभिक कोडॉन होता है, जो कि मिथ्योनिन अमीनो अम्ल को क्या करता है? कोड करता है, क्योंकि यह सिस्टोन के अनुलेखन में अनुलेखित होने वाला प्रथम कोडॉन होता है। UAA, UAG और UGA ये एक रोधी कोडॉन होते हैं, जो कि समापन कोडॉन होते हैं। आनुवंशिक कोड जो होते हैं वो सार्वत्रिक होते हैं, सभी जीवों के लिए एक समान होते हैं। सार्वत्रिक होते हैं अर्थात सभी जीवों के लिए क्या होते हैं? एक समान होते हैं। फिर ये मानव जीनोम परियोजना जो है वो 1988 में लाई गई थी। मानव जीनोम परियोजना 1988 में लाई गई थी। मानव जीनोम परियोजना 1988 में लाई गई थी। मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी जीन जो है वो कौन सी है? डिस्ट्रोफिन जीन है, जिसमें 2.4 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं। 2.4 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं इसके अंदर, डिस्ट्रोफिन जीन के अंदर। उसके बाद में मानव के अंदर गुणसूत्र संख्या 1 में सबसे अधिक जीन होते हैं और वाई गुणसूत्र में सबसे कम जीन होते हैं। 1 नंबर गुणसूत्र में सबसे ज़्यादा जीन और वाई नंबर गुणसूत्र में सबसे कम जीन पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट अंगुली छाप, एलेक्स जेफरीज ने ये प्रक्रिया खोली थी। एलेक्स जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का विकास किया था। एलेक्स जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का विकास किया था। और इनके अंदर वीएनटीआर का मतलब वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ये भी डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का एक हिस्सा होता है। वीएनटीआर प्रोब्स। उसके बाद में बात करते हैं क्लोनिंग के बारे में। क्लोनिंग के बारे में। क्लोनिंग का मतलब होता है नए जीव उत्पन्न करना, क्लोन बनाना, अलैंगिक विधि के द्वारा। अलैंगिक विधि क्लोन बनाना। अब इसमें क्लोनिंग में एक टेक्निक है नाभिक स्थानांतरण टेक्निक, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। इसके अंदर में इसमें क्या होता है कि कोशिका से संपूर्ण जीव बनाने के लिए समस्त अंडे या युग्मनज में पाई जाती है। कोशिका जो होती है वो संपूर्ण जीव बनाने की क्षमता, कोशिका से संपूर्ण जीव बनाने की क्षमता अंडे के अंदर या युग्मनज में ही पाई जाती है। जेबी गुर्डन ने क्या किया था कि एक मेंढक के अनिश्चेषित अंडे का केंद्रक पराबैंगनी विकिरणों द्वारा नष्ट कर दिया और अनिश्चेषित अंडे में टेडपोल की आंतरिक उपकला कोशिका के केंद्र को प्रविष्ट करा दिया, और जिसकी वजह से अनेक अंडों में प्रत्यारोपित अंडों से टेडपोल का परिवर्धन करवाया था। सबसे पहले गुर्डन ने ये जो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र सिस्टम जो है इसके बारे में उन्होंने प्रयोग किए थे। उन्होंने क्या किया था कि एक जो मेंढक होता है उस मेंढक के अनिश्चेषित अंडे का जो केंद्रक लिया उसको पराबैंगनी किरणों की सहायता से नष्ट कर दिया, और फिर उस अनिश्चेषित अंडे के अंदर टेडपोल की आंतरिक कोशिका का, आंतरिक उपकला का कोशिका का केंद्रक जो है वो उसमें डाल दिया, और फिर बहुत सारे जो टेडपोल है वो इसमें उत्पन्न हो गए। फिर ब्लास्टोमियर पृथक्करण, इसके अंदर ट्विनिंग्स होती है। ब्लास्टोमियर हटाकर फिर उसका क्लोनिंग करवाना, ट्विनिंग, इसे भ्रूणीय क्लोनिंग भी कहा जाता है। ब्लास्टोमियर टेक्निक को, ब्लास्टोमियर से होने वाली क्लोनिंग को भ्रूण क्लोनिंग भी बोलते हैं। फिर केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक, वही न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट सिस्टम। यान विल्मट ने क्या किया था? यान विल्मट ने क्या किया था? डॉली नामक भेड़ का विकास किया था। यान विल्मट ने क्या किया था कि एक भेड़ की स्तन कोशिका निकाली और दूसरी एक अनिश्चेषित अंडाणु लेकर उसके केंद्रक को निकाल दिया, और स्तन कोशिका का जो केंद्रक है वो अंडाणु के अंदर डाल दिया, और इस प्रकार डॉली भेड़ का क्या हुआ था? विकास हुआ था। इसी तरह से नूरी नाम की एक पश्मीना बकरी बनाई गई थी, क्लोन बकरी। नूरी पश्मीना क्लोन नाम की क्लोन बकरी बनाई गई थी। इसी तरह से एक और टेक्निक होती है क्लोनिंग की, होनोलुल टेक्निक।
इसमें क्या होता है, दाता कोशिका का एक केंद्रक अंड कोशिका में डाला जाता है। दाता कोशिका का केंद्रक अंड कोशिका में डाला जाता है और उन्हें केंद्रक प्राप्त करने के लिए, और इसके अतिरिक्त उन्होंने केंद्रक प्राप्त करने के लिए वह कोशिका जो कोशिका चक्र के G0 या जीवन फेज में रहती हैं, कोशिका चक्र के G0 या जीवन फेज में रहती हैं, वजह से उन्हें क्लोन कराने में विश्रांति स्टेज में बदलने की आवश्यकता नहीं रहती हैं। तो होनोलून टेक्निक में क्या होता है, केंद्रक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, ऐसी कोशिका का चयन करते हैं जो कि G0 या जीवन फेज के अंदर उपस्थित हैं। और इन्होंने इस टेक्निक के द्वारा, होनोलूल टेक्निक के द्वारा क्यूमुलस नाम की चुईयाँ बनाई थी। क्यूमुलस नाम की चुईयाँ इन्होंने बनाई थी होनोलूल टेक्निक के से। बात करें तो जीनोम क्या होता है। जीनोम जो है वो अगुणित गुणसूत्र समुच्चय के अंदर जीनों की संख्या होती है। अगुणित गुणसूत्र समुच्चय में जीनों की संख्या होती है। मानव के अंदर 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट में क्या होता है, 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रम चित्र समान नहीं होते हैं, इस पर आधारित है। डोली भेड़ जो है वो क्लोनिंग विधि से बनाई गई थी। उत्परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं, वंशागत होते हैं। कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले स्थायी और वंशागत परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन में एडेनिन का प्रतिस्थापन ग्वानिन द्वारा हो जाता है, तो उसे ट्रांजिशन कहा जाता है, ट्रांजिशन। इसी तरह से आनुवंशिक कूट कितने होते हैं, 3 क्षारकों के 64 कोड होते हैं। बहुगुणिता को पैदा कौन करता है, कॉल्चिसिन जो है वो बहुगुणिता को उत्पन्न करता है। थैंक यू।